मोसाद के जिस पूर्व चीफ बार्निया की हत्या की खबर सामने आ रही है, उसी मोसाद ने कई ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जिसने इजराइल के दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिर चाहे वो हमास हो, हिजबुल्ला हो या फिर ईरान ही क्यों ना हो, हर जगह मोसाद के खुफिया एजेंट्स पहले ही मौजूद थे। इनफैक्ट जब आयतुल्ला अली खामेनेई पर हमला हुआ, माना यह जाता है कि मोसाद के एजेंट्स ने ही एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दी और लिस्ट दी कि खामेनेई के साथ उस इमारत में कितने लोग मौजूद हैं, जिसके बाद इजराइल और अमेरिका ने मिलकर अटैक किया था खामेनेई के घर को। और ऐसे ही कई ऐसे ऑपरेशंस रहे हैं जिसमें मोसाद की कहानी सामने आती है। नाजी ऑफिसर का अपहरण, जर्मनी सेना के पूर्व अधिकारी एडोल्फ आइकमैन का अपहरण किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यहूदियों के उत्पीड़न का आरोप लगा था। 1960 में मोसाद ने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स से अपहरण किया। एक इजरायली फ्लाइट अटेंडेंट के वेश में इजराइल लाया गया। एडोल्फ आइकमैन पर केस चलाकर उसे फांसी दी गई। रैथ ऑफ गॉड 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में 11 इजरायली एथलीट्स की हत्या कर दी गई। करीब 20 साल तक मोसाद ने ऑपरेशन चलाया। कीटोन यूनिट का यूरोप और मिडिल ईस्ट में आतंकवादियों पर हमला, विस्फोटक, फोन और रिमोट बम का इस्तेमाल किया गया। हमले से जुड़े सभी आतंकवादियों को मार दिया गया। ऑपरेशन एंतेबे 27 जून 1976 को जब तेल अवीव से पेरिस जा रहा विमान हाईजैक हुआ। विमान में उस वक्त 248 यात्री और 10 से ज्यादा क्रू सवार था। विमान में मौजूद करीब 100 इजरायली यात्री थे। 4 आतंकवादी ने विमानों को हाईजैक किया और उसे युगांडा ले गए। मोसाद और इजराइल की वायुसेना के ज्वाइंट ऑपरेशन में विमान को बाद में मुक्त कराया गया और इजरायली जवानों ने करीब 4000 किलोमीटर दूर रेड डाली और सभी बंधकों को सुरक्षित छुड़ा लिया। हाँ, एक इजरायली कमांडो की जान जरूर चली गई थी। लेबनान में पेजर अटैक, जो कि अभी बहुत पुराना नहीं है, बहुत मशहूर हुआ। 17 सितंबर की कहानी है ये। 2024 को हिजबुल्ला के बड़े लीडर्स के पास जो पेजर्स थे वो अचानक एक के बाद एक फटने लगे। यहां तक कि हिजबुल्ला के लड़ाकों के वॉकी टॉकी में भी ब्लास्ट होने लगे। माना यह जाता है कि मोसाद ने ही हिजबुल्ला के कमांडर्स के पास, लड़ाकों के पास इन उपकरणों को प्लांट किया था, बहुत ही स्ट्रेटेजिकली, जिसके बाद हिजबुल्ला के हजारों लड़ाके इसमें घायल हुए और ये मोसाद के एक सफलतम ऑपरेशन में गिना गया। खामेनेई को निशाना बनाने का ऑपरेशन ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई तक मोसाद पहुंचा था और 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। इसमें आयतुल्ला अली खामेनेई को मार दिया गया, जबकि मुश्तबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हुए और बाद में मुश्तबा ईरान के सर्वोच्च नेता बने। अब आइए डेविड बार्निया के मौत के कारणों के ऊपर। सोशल मीडिया पर दावा यह किया जा रहा है कि जैसे अमेरिका में लिंडसे ग्राहम की मौत हुई, ठीक उसी तरह से बार्निया की भी जान गई है। हालांकि आज तक लिंडसे ग्राहम की मौत की वजह का, कारणों का पता नहीं चल पाया है, जबकि एफबीआई इस मामले में जांच कर रही है। आपको याद होगा, लिंडसे ग्राहम यूक्रेन से वापस लौटे थे जेलेंस्की से मुलाकात करने के बाद, और कुछ ही घंटों के बाद लिंडसे ग्राहम की मौत हो गई संदिग्ध परिस्थितियों में। पता चला कि मौत की वजह दिल की धमनी के फट जाने के कारण हुई। हालांकि ईरान ने पहले बताया कि VX नाम का एक जहर होता है जो कपड़ों के जरिए इंसान की शरीर में प्रवेश कर जाता है और फिर वो 2 घंटे से लेकर 18 घंटे के बीच इंसानों की जान ले लेता है। इस जहर की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। और दिलचस्प बात यह है कि इंसान के शरीर में जाने के बाद, मौत के बाद, इस जहर का ट्रेस नहीं मिलता है और इसी जहर के जरिए डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप को भी मारने की प्लानिंग कर चुका है ईरान, जिसका बाकायदा वीडियो भी जारी कर चुका है ईरान। हालांकि आज तक यह खुलासा नहीं हुआ कि लिंडसे ग्राहम की मौत किस तरह से हुई, या फिर डेविड बार्निया अगर मारे जा चुके हैं तो उनकी हत्या कैसे की गई या उनकी मृत्यु कैसे हुई। जाहिर सी बात है कि ईरान ने जो अपनी लिस्ट बनाई थी, उन टारगेट्स को वो चुन चुनकर ढूंढ रहा है और टारगेट भी कर रहा है, जिसे हाल ही में ईरान ने जारी किया था, जिसमें कई नेताओं को ईरान ने अपने किल लिस्ट में दिखाया था।
अब उस लिस्ट में 2 लोग इस दुनिया में नहीं है। यानी ईरान अब तक के सबसे खतरनाक मिशन पर लगा हुआ है। तो ईरान के टारगेट पर कौन कौन है, उसकी किल लिस्ट में कौन कौन है, यह है वो लिस्ट। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति, बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली प्रधानमंत्री, इजराइल काट्ज इजरायली रक्षा मंत्री, ब्रॉक कूपर अमेरिकी नौसेना के कार्यवाहक सचिव, पीट हेग्सेथ अमेरिकी रक्षा मंत्री, मार्को रूबियो अमेरिकी विदेश मंत्री, माइक हकाबी इजराइल में अमेरिकी राजदूत, एयाल जमीर आईडीएफ के चीफ ऑफ स्टाफ, गिदोन सार इजराइल के विदेश मंत्री, लिंडसे ग्राहम अमेरिकी सीनेटर जो कि मारे जा चुके हैं, डेविड बार्निया मोसाद के पूर्व चीफ जिनके मारे जाने की खबर आ रही है, हालांकि अभी तक कंफर्म नहीं है, जॉर्जिया मेलोनी इटली के प्रधानमंत्री, गिदोन सार इजराइल के विदेश मंत्री, फ्रेडरिक मर्ज जर्मनी के चांसलर, इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति, कीर स्टारमर ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। ये जो लिस्ट है इसमें से 2 लोगों का सफाया हो चुका है, बाकी के पीछे ईरान हाथ धोकर पड़ा हुआ है और ईरान ने साफ कर दिया है कि आयतोला अली खामेनेई की मौत का जिम्मेदार जो भी व्यक्ति इस दुनिया में है वो मरते दम तक इन लोगों का पीछा करते रहेगा, फिर चाहे वो इजराइल में हो, फिर चाहे वो अमेरिका में हो, या फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो। और यही वजह है कि अमेरिका जल्द से जल्द ईरान से डील चाहता है और इस जंग का खात्मा चाहता है। आज की बड़ी खबर यह है कि तुर्की में जब नेटो के समिट में शामिल होने गए थे ट्रंप, तब ट्रंप को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था और ईरान ऑलमोस्ट डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गया था और हो सकता है कि उस वक्त ट्रंप के ऊपर ईरान बैलिस्टिक मिसाइल से हमला कर देता, जिसमें ना तो ट्रंप का विमान बचता और ना ही ट्रंप खुद। ट्रंप के तुर्की दौरे को लेकर एक खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है जिसमें यह बताया गया है कि अगर ट्रंप ने उस दिन या सीआईए ने उनको बचाने की कोशिश नहीं की होती तो ट्रंप आज इस दुनिया में नहीं होते, वो उस दिन ईरानी मिसाइलों की जद में होते और उनके साथ वही होता जो उन्होंने आयतोला अली खामेनेई के साथ किया था। ईरान ट्रंप का काम तमाम कर देता। ईरान जंग की वजह से ट्रंप के मन में खौफ का आलम है। ट्रंप को यह पता है कि जब तक वो व्हाइट हाउस में हैं तब तक वो सुरक्षित हैं, जब तक वो अमेरिकी मेनलैंड पर हैं, अमेरिका में हैं, तब तक वो सुरक्षित हैं, लेकिन दुनिया के किसी भी कोने में बाहर ईरान उनके पीछे है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप की तुर्की से ब्रिटेन की यात्रा के दौरान जो ड्रामा देखने को मिला उसने वैश्विक सुरक्षा एजेंसी और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में सनसनी फैला दी। वॉशिंगटन पोस्ट की हालिया रिपोर्ट और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के सामने आने के बाद यह साफ हो चुका है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के सफर को लेकर सुरक्षा प्रोटोकॉल को अचानक बदला गया और कुछ इस तरीके से बदला गया जिस कहानी को सुनकर शायद आप यकीन भी ना करें। टर्की के अंकारा एयरपोर्ट पर कैमरों के सामने बोइंग 747 एयरफोर्स वन में सवार होने के बाद सामान और खाना पहुंचाने वाली एक साधारण कैटरिंग वैन के जरिए डोनाल्ड ट्रंप को एक छोटी सी C-32A मिलिट्री विमान में शिफ्ट करना महज एक सुरक्षा ड्रिल नहीं थी, बल्कि ईरान द्वारा पैदा किए गए सीधे बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे का गंभीर नतीजा थी। आखिर क्या हुआ था तुर्कियों में? चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। आखिर ईरान क्या प्लान कर रहा था? एयरफोर्स वन जो अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक विमान है, कतर ने बोइंग 747-8 विमान हाल ही में ट्रंप को गिफ्ट किया था। 1 जुलाई 2026 को आधिकारिक तौर पर इसे शामिल किया गया। बोइंग 747-8 विमान से ट्रंप तुर्की की राजधानी अंकारा पहुंचे। अंकारा में तुर्की के राष्ट्रपति से मुलाकात हुई और बातचीत हुई। अंकारा से लौटते समय इजराइल ने इनपुट दिया कि आगे खतरा है। मोसाद ने बताया कि हवा में ट्रंप के प्लेन पर बैलिस्टिक मिसाइल अटैक हो सकता है। उसी समय ट्रंप ने बयान दिया, मैं ईरान के टारगेट नंबर 1 पर हूं। ट्रंप बोइंग 747-8 विमान में आगे से चढ़े, लेकिन उसी वक्त
उस विमान के पीछे से वो उतर गए और सीआईए ने वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा के लिए एक कैटरिंग ट्रक लगा रखी थी। जैसे ही विमान से ट्रंप उतरे, सीधे कैटरिंग ट्रक में जाकर बैठे और उसके बाद दूसरे विमान तक पहुंचे। अंकारा के एयरपोर्ट पर खड़ी C-32A सैन्य विमान में ट्रंप को बिठाया गया। C-32A सैन्य विमान ट्रंप को लेकर अंकारा से उड़ान भरा और ब्रिटेन पहुंचा। इसमें विमान को सार्वजनिक रूप से ट्रैक करने वाले सिस्टम को बंद कर दिया गया। ब्रिटेन में RAF मेल्डन पहुंचने के बाद ट्रंप ने फिर से विमान चेंज किया। पहले ही ब्रिटेन पहुंचे अपने पूरे जहाज के जरिए ट्रंप वापस अमेरिका लौटे। अब जिस एयरफोर्स वन में वो ट्रैवल करते हैं, उस एयरफोर्स वन को ब्रिटेन में तैयार रखा गया था। यानी कुछ घंटे ऐसे थे जिसमें यह पता नहीं था कि डोनाल्ड ट्रंप किस विमान में सफर कर रहे हैं, वो विमान कहां है। उस विमान की लोकेशन की जानकारी सिर्फ सीआईए और अमेरिकी एजेंसीज को थी। यानी मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और जंग के बीच ट्रंप ईरान के सीधे टारगेट पर आ चुके थे। इजराइल की रिपोर्ट थी कि ईरानी ड्रोन या ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रंप के बोइंग 747-8 विमान पर हमला करेगा। जनवरी 2020 में कासिम सुलेमानी की मौत और 28 फरवरी को आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद से ईरान सार्वजनिक रूप से ट्रंप से बदला लेने की कस्में खाता रहा है। खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि तुर्की के हवाई क्षेत्र और यूरोपीय सीमा में प्रवेश करते वक्त राष्ट्रपति के विमान को अत्याधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम या मिसाइल से निशाना बनाया जा सकता है। इसी खतरे के मद्देनजर अंतिम समय में डिकॉय प्लान को अंजाम दिया गया। यह एक बेहद सधा हुआ ऑपरेशन था जो सीआईए राष्ट्रपति ट्रंप के लिए चला रहा था। अब सवाल यह है कि कतर ने जो प्लेन गिफ्ट किया था उसको क्यों छोड़ा और उसको छोड़कर एयरफोर्स वन की तरफ क्यों भागे। कहानी कुछ यूं है कि कतर से मिले प्लेन में वो खासियत नहीं थी जो एयरफोर्स वन में होती है। ट्रंप जिस प्लेन से अंकारा पहुंचे थे उसे कतर ने गिफ्ट किया था। उस प्लेन L3 हैरिस टेक्नोलॉजीज ने इसे मॉडिफाई किया था। उस प्लेन में एंटी मिसाइल डिफेंस की कमी है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति जिस प्लेन में सफर करते हैं वो प्लेन एक चलता फिरता हवाई किला है जिसे किसी भी मिसाइल से भेद पाना लगभग नामुमकिन है। जबकि नए वाले विमान में टैंपरिंग, जासूसी के लिए इसे निशाना बनाना या फिर इस प्लेन को बैलिस्टिक मिसाइल से उड़ाना आसान था। और यह बात ईरान जानता था कि कतर के प्लेन को टारगेट किया जा सकता है। और जब टर्की में डोनाल्ड ट्रंप मौजूद थे तो ईरान उस पर संभावित हमले की प्लानिंग कर रहा था बकौल मोसाद। चलिए अब आपको बताते हैं कि दोनों प्लेन में बेसिक अंतर क्या था। बोइंग 747-200B जो अमेरिकी राष्ट्रपति का अपना विमान है एयरफोर्स वन, और बोइंग 747-8 जो कतर ने ट्रंप को गिफ्ट किया था। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।